वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। और आपको पता ही है हम लोग पढ़ रहे हैं अबाउट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, अब बारी है ऑडिट एविडेंस की, जिसका भी हमने इनिशियल स्टार्ट कर दिया था। एविडेंस क्या होता है, कैसा एविडेंस चाहिए, लाइक सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चाहिए। और ऑडिट एविडेंस इंटरनल सोर्सेज से भी जनरेट हो सकता है, ऑडिट एविडेंस एक्सटर्नल सोर्सेज से भी जनरेट हो सकता है। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर्स हम परफॉर्म कर सकते हैं ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए। ओके, तो इसमें सबसे पहला है इंस्पेक्शन, ग्रेट। देन ऑब्जर्वेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, recalculation, एनालिटिकल प्रोसीजर, रीपरफॉर्मेंस एंड इंक्वायरी। अब डिटेल में पढ़ते हैं आखिर ये सब होता क्या है। सबसे पहला नंबर आता है हमारे सामने इंस्पेक्शन का। कोई भी चीज को इंस्पेक्ट करना मतलब चेक करना, चले आप जाकर देख कर आओ या आप डॉक्यूमेंट्स चेक करो, तो इट इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स वेदर इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल यानी कंपनी के अंदर के ही कुछ डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड चेक कर लिए, या कंपनी से बाहर जाकर कोई रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट चेक करे, जैसे गवर्नमेंट या टैक्सेशन डिपार्टमेंट का कोई इंफॉर्मेशन ले ली कंपनी के बारे में, या कंपनी के बारे में जानकारी लेने के लिए कोई मैनुअल वगैरह में कोई इंफॉर्मेशन थी वहां से उठा ली। और आप पेपर फॉर्म में भी चेक कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी चेक कर सकते हैं, या डिजिटल फॉर्म में भी चेक कर सकते हैं, किसी भी तरीके से। या तो आप डॉक्यूमेंट्री चेकिंग कर रहे हैं या फिर फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं आप एसेट्स का, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंस्पेक्शन। ठीक है, अब जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, इंस्पेक्शन ऑफ टेंजिबल एसेट में प्रोवाइड एविडेंस एज टू एग्जिस्टेंस। जैसे अगर मान लीजिए हम लोग टेंजिबल एसेट क्या होता है, ऐसे एसेट्स जिनको हम छू सकते हैं। ठीक है, अगर हम इनका इंस्पेक्शन करते हैं, आप कहीं पे ऑडिट करने गए और आपने देखा कि उनकी बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट्स लिखे हुए हैं या उसमें कोई प्लांट एंड मशीनरी लिखी हुई है 1 करोड़ की, आपने कहा हमको दिखाओ साहब, तो आप जब जाकर खुद उस प्लांट और मशीनरी को देखोगे तो ये चीज तो श्योर हो गई कि वो एग्जिस्ट करती है, यानी उसकी एग्जिस्टेंस श्योर हो गई। लेकिन वो एसेट पर्टिकुलर वाकई एंटिटी का है, ये हो सकता है क्या प्रूफ? नहीं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टाइटल डीड्स देखनी पड़ेगी। क्या देखनी पड़ेगी? टाइटल डीड्स देखनी पड़ेगी। उस एसेट का डॉक्यूमेंट देखना पड़ेगा कि वो डॉक्यूमेंट वाकई कंपनी के नाम भी है या नहीं है, तब जाकर ही हम श्योर होंगे कि कंपनी इसकी मालिक है या नहीं। ऐसा हो सकता है कि एसेट लिया हुआ तो हमने लीज पे, लेकिन हमने बैलेंस शीट में उसको दिखाकर ये शो कर रखा है कि हम ही उसके मालिक है। तो ये किसको चेक करना है? ऑडिटर को चेक करना है। ऑडिटर इंस्पेक्शन करके ये चीज चेक करेगा। फिजिकल एग्जामिनेशन से उसको एग्जिस्टेंस पता लग जाएगी और डॉक्यूमेंट्री एग्जामिनेशन से उसको ये पता चल जाएगा कि मालिक कौन है। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को ऑब्जर्व करना, यानी दूसरा व्यक्ति कोई काम कर रहा है, एंटिटी में कोई प्रोसेस चल रहा है, एंटिटी में कोई प्रोसीजर हो रहा है और हम सिर्फ खड़े होकर उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको भाप रहे हैं, देख रहे हैं कि वो सब कुछ सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। लुकिंग एट द प्रोसेस और प्रोसीजर, कोई भी काम हो रहा है ना दूसरे द्वारा, बस उसको सेठ जी की तरह ठीक हो रहा है, हाँ ये गड़बड़ है, ऐसा। ऑब्जर्वेशन ऑफ इन्वेंट्री काउंटिंग, जैसे हो सकता है कि हमने बोला चलो स्टॉक काउंट करो, अब जो एंटिटी है उसका बंदा स्टॉक काउंट कर रहा है और हम तो बैठ के चेक कर रहे हैं कि वो सही से काउंटिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, पर एक लफड़ा है इसमें, अगर मैनेजमेंट को पता लग जाए कि उनको कोई ना कोई ऑब्जर्व कर रहा है, तो हो सकता है उनके काम करने का तरीका पलट जाए। एग्जाम में लिखते लिखते सर पे एकदम टीचर आगे खड़ा हो जाए, एग्जामिनर आगे खड़ा हो जाए, वैसे ही ब्लॉक हो जाते हैं, लिखने का तरीका चेंज हो जाता है, चीटिंग कर रहे होते हैं तो सिंसियर हो जाते हैं। ऐसे ही अगर मैनेजमेंट को पता लग गया कि वो जो अभी प्रोसेस कर रहे हैं इसको ऑडिटर चेक कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, हो सकता है उनके वो काम करने के तरीके में बदलाव आ जाए। इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, और क्या तरीका है ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने का? एक्सटर्नल कंफर्मेशन। एक्सटर्नल कंफर्मेशन बोलता है आप थर्ड पार्टी से जाकर पूछकर आ जाओ ना यार, क्या
थर्ड पार्टी से जाकर पूछ कर आ जाओ क्या ऐसा वाकई है या नहीं। हमारे यहाँ शो हो रहा है कि आपसे 2 करोड़ रुपए लेने हैं, वाकई आपको देने हैं या नहीं देने हैं। सो एक्सटर्नल कंफर्मेशन बोले तो रिटर्न रेस्पॉन्स ले लेना थर्ड पार्टी से कोई भी एविडेंस को लेकर। हम किसी भी तरीके से ले सकते हैं, डेटर से ले सकते हैं। सपोज हमारा सामान वेयर हाउस में रखा हुआ है, वेयर हाउस वाले से हम लोग क्या ले सकते हैं, एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले सकते हैं कि वाकई हमारा सामान रखा हुआ है या नहीं है। ठीक है, अगला है रिकैलकुलेशन। अच्छा, इसमें एक बात लिखी हुई है, कंफर्मेशन दैट नो साइड एग्रीमेंट एग्जिस्ट। हम ये भी कंफर्मेशन ले सकते हैं कि भैया ऐसा तो नहीं है कि आपने खोपचे में कोई और एग्रीमेंट किया हुआ है, इसके अलावा भी कोई और बात हुई भी है। ओके, रिकैलकुलेशन। रिकैलकुलेशन मतलब क्या कहता है कि आप वापस से टोटल लगा लो, वापस से मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर लो। हालांकि आजकल डिजिटल वर्ल्ड में सब कुछ सिस्टम टोटल लगा रहा है तो गलती होने के चांसेस होते हैं कम, फिर भी हम चेक कर सकते हैं। अगला ऑडिट प्रोसीजर हो सकता है हमारा रीपरफॉर्मेंस। रीपरफॉर्मेंस मतलब क्या होता है, कोई काम जो ऑलरेडी हो चुका है उसको दोबारा करना। कैसे, कोई टास्क एंटिटी ने किया था और वही काम वापस मैं करने जा रहा हूं एज ए ऑडिटर, ये देखने के लिए कि वही रिजल्ट आते हैं या नहीं आते हैं। इसका एक बढ़िया सा बेहतरीन एग्जाम्पल है, एंटिटी ने एक बार बैंक रिकंसिलेशन अकाउंट बना लिया, अपन बैठ के वापस बना लो। एंटिटी ने अकाउंट रिसीवेबल की एजिंग निकाल रखी है। एजिंग मतलब ये डेटर 3 महीने से ड्यू है, ये डेटर 6 महीने से ड्यू है, ये डेटर 9 महीने से ड्यू है। आप वापस बनाओ कि वाकई एक्चुअल में कौन सा डेटर कितने महीने से ड्यू चल रहा है। अगला तरीका क्या है, अगला तरीका है एनालिटिकल प्रोसीजर। व्हाट इज एनालिटिकल प्रोसीजर, हम लोग इवेल्युएट करेंगे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कैसे, थ्रू प्लॉसिबल रिलेशनशिप। कैसे रिलेशनशिप होते हैं, जैसे हम लोगों ने नेट प्रॉफिट रेशियो निकाल लिया, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल लिया। नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को पिछले सालों के नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से टैली कर लिया, कुछ डेविएशन तो नहीं आ रहे हैं। पिछले साल हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 5% था, इस साल हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 10% ही आ रहा है। 10% ही नहीं आ रहा है, 10% आ रहा है। भाई ऐसा क्या किया, 5% से सीधा जंप। तो कोई डेविएशन या बहुत ही ज्यादा जो ट्रेंड है वो अलग तरीके से अगर दिखता है हमें, तो वो हमारे लिए क्वेश्चन है कि वहां कुछ गड़बड़ हो सकती है। इसके अलावा हम पहले से कुछ ना कुछ एक एस्टिमेट लगा के या एक स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं, एक बेंचमार्क। यार मुझे लगता है कि यहाँ पर 10% आना चाहिए, और जब मैंने वाकई रेशियो निकाला, रेशियो एनालिसिस जो हम कहते हैं जिसको, रेशियो एनालिसिस जैसे मैंने वाकई किया तो पता चला कि मेरा आ रहा है 15%। तो जब आपका जो प्रिडिक्टेड अमाउंट है उससे जो आपका अमाउंट रिसीव हुआ उसमें काफी डिफरेंस है अगर, तो ये भी क्वेश्चन उठाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, एनालिटिकल प्रोसीजर से भी जाकर जो है ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सकते हो। इंक्वायरी, ये करने में तो इंडियंस वैसे ही एक्सपर्ट है। इंक्वायरी होता क्या है, जा जाके पूछना। इट मे बी ऑरल, रिटर्न, एक्सटर्नल, इंटरनल, कैसी भी हो सकती है। आप ओरली पूछ लीजिए, लिखत में ले लीजिए, कंपनी के अंदर के बंदे से पूछताछ कर लीजिए, कंपनी में बाहर जाकर बाहर के कस्टमर सप्लायर इनसे पूछताछ कर लीजिए, थर्ड पार्टी से पूछताछ कर लीजिए। इट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड विद ऑडिट प्रोसीजर। ये बहुत ज्यादा किया जाता है। जनरली एक ही क्वेश्चन को 2, 3, 4 लोगों से पूछ लिया, जैसे 4 एम्प्लॉई उनसे एक ही सवाल पूछ लिया, उससे क्या पता लगेगा। अगर वो चारों एम्प्लॉई अलग अलग जवाब देते हैं, इसका मतलब कुछ तो लोचा है बॉस। यानी कि अगर एक ही क्वेश्चन के डिफरेंट आंसर आपको रिसीव हो रहे हैं, आपके लिए क्वेश्चन उठ जाएगा। तो जनरली इंक्वायरी करके हमें काफी सारी बातें पता लग जाती है। ठीक है, इंक्वायरी हम एम्प्लॉय से भी कर सकते हैं, थर्ड पार्टी से भी कर सकते हैं, मैनेजमेंट से भी कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली हमने ये पढ़ा कि इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन यानी परफॉर्मेंस, कोई चीज कोई कर रहा है उसको देखना, थर्ड पार्टी से कंफर्म करना, कोई कैलकुलेशन ऑलरेडी हुई है उसको वापस परफॉर्म करना, रेशियो एनालिसिस कर लो, कोई प्रोसीजर जो एंटिटी ने पहले ही परफॉर्म कर लिया वापस से परफॉर्म करके देखो,
कि सेम रिजल्ट आता है या नहीं आता है। एंड इंक्वायरी, लोगों से सवाल जवाब करो, सवाल पूछो कि सही सवाल है या मतलब जो सवाल है उसका सही आंसर आ रहे हैं, सब तरफ से सेम आंसर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है। ओहो, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, आखिर होता क्या है यार? ये इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है जो बार 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 आपको ऑडिट में आएगा। और भी चैप्टर्स जब हम पढ़ेंगे उसमें भी बार बार रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर ऐसा जो है वो लिखकर आएगा। तो आखिर आज ये समझ ही लेते हैं हम कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर तो होता क्या है। बेसिकली एंटिटी को समझना, ठीक है। एंटिटी का ई थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ना, कोई बात नहीं। एंटिटी को समझना, एंटिटी के एनवायरमेंट को समझना, किस तरीके का इंडस्ट्री है, क्या सिस्टम है, क्या तरीका है, किस तरीके का इंटरनल कंट्रोल है वहां पर। ठीक है, एक तो एंटिटी को समझना, एंटिटी किस इंडस्ट्री में जो है ऑपरेट करती है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, एंटिटी का क्या सिस्टम है, किस तरीके से यहाँ पे काम किया जाता है, प्लस एंटिटी के अंदर इंटरनल कंट्रोल्स क्या क्या है, कैसे कोई चीज को या कोई फ्रॉड को, एरर को होने से रोका जाता है। जब हम ये सब चीजें समझ लेंगे ना, एंटिटी को, वो जिस एनवायरनमेंट में ऑपरेट हो रहा है उस वातावरण को, और एंटिटी के अंदर जो इंटरनल कंट्रोल है उसको, जब हम ये सारी चीजें समझ लेंगे तो हम ऑलरेडी क्या पता कर पाएंगे, हम क्या पता कर पाएंगे कि एंटिटी में क्या क्या रिस्क है, क्या क्या चांस है, किधर किधर चांस है कि एंटिटी में रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, जिसे हम ROMS के नाम से पहले भी पढ़ चुके, क्या चांसेस है, कहाँ कहाँ एंटिटी में रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो सकते हैं, चाहे वो फ्रॉड की वजह से हो, चाहे वो एरर की वजह से हो। ठीक है, ये हुई एक बात। अब इस डेफिनेशन को हम वापस से एक बार अच्छे से पढ़ते हैं, क्या कह रहा है ये डेफिनेशन हमको। ठीक है, इट रेफर्स टू ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड, इसका मतलब रिस्क असेसमेंट मतलब क्या होता है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर मतलब ऑडिट प्रोसीजर, वो ऑडिट प्रोसीजर जिसमें हम अपनी एंटिटी की एक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, यानी हम जिसकी ऑडिट करने जा रहे हैं हम उसको समझते हैं, उसके एनवायरनमेंट को, काम करने के तरीके को, वहाँ की क्लाइमेट को, वर्किंग स्टाइल को, इंडस्ट्री को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को, वहाँ के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर को, सब चीज़ों को समझते हैं। प्लस इंटरनल कंट्रोल, वहाँ कंट्रोल लगा रखे नहीं लगा रखे, लगा रखे तो कितने इफेक्टिव है, इन चीज़ों को समझते हैं। टू, क्यों समझते हैं, टू आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, क्यों समझते हैं हम लोग, ताकि हम रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर सके, चाहे वो खतरा फ्रॉड की वजह से हो, चाहे वो खतरा गलती या एरर की वजह से हो। अब इसमें एक लाइन दे रखी है, एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड असर्शन लेवल। अरे यार, इसका मतलब क्या होता है, एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड असर्शन लेवल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो आप समझते हैं कि बैलेंस शीट P&L में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अब ये असर्शन वर्ड कहाँ से आ गया? बेसिकली असर्शन मतलब होता है, हम वर्ड इंग्लिश में भी सुनते हैं असर्ट, यानी कुछ कहती है चीजें ना, असर्ट करती है। जो भी डिक्लेरेशन मैनेजमेंट ने दिया है, जो भी बात मैनेजमेंट कह रही है, मैनेजमेंट के द्वारा बनाए गए पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स में कोई भी बात कही गई है, एवरीथिंग इज असर्शन। इसीलिए बैलेंस शीट और P&L में हर एक आइटम असर्शन है, देखा जाए तो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर बैलेंस शीट में हमारे यहाँ पे डेटर 1 करोड़ का लिखा हुआ है, यानी मैनेजमेंट हमको ये कहना चाहता है, यानी कि ओनर उस एंटिटी का हमको ये कहना चाहता है, ये असर्शन दे रहा है, वो ये असर्ट करता है, वो ये बात हम तक पहुंचाना चाह रहा है कि जो हमारी एंटिटी है, हमारे पास 1 करोड़ रुपए के डेटर्स हैं। तो अब ऑडिटर को क्या करना है? ऑडिटर को इस असर्शन को चेक करना है कि मैनेजमेंट ने जो ये असर्शन बैलेंस शीट में लिखा है ना, दिस असर्शन इज करेक्ट और नॉट, वाकई डेटर 1 करोड़ के एंटिटी के पास है या नहीं है। ये चीज कौन चेक करने वाला है? ये चीज ऑडिटर चेक करने वाला है। तो इसी तरीके से रिस्क को भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, भाई पूरी एंटिटी में क्या क्या रिस्क है, ये तो जो है ऑडिटर को आइडेंटिफाई करना ही है। साथ ही असर्शन लेवल पे कोई रिस्क है, मतलब आइटम वाइज
क्या क्या रिस्क है, बैलेंस शीट में ये खर्चा है, डेटर्स में, मतलब कोई असर्शन में कहाँ कहाँ गलती हो सकती है, कौन कौन सी रिस्क हो सकती है, वो भी ऑडिटर को आइडेंटिफाई करनी है। तो ऑडिटर को क्या करना है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या होता है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर मतलब एंटिटी को समझना, उसके एनवायरनमेंट को समझना, उसके इंटरनल कंट्रोल को समझना, ताकि टू वी कैन असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट फ्रॉड से भी हो सकता है, एरर से भी हो सकता है, और रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल यानी एज अ होल तो निकालना ही है, बट एज असर्शन लेवल यानी आइटम वाइज भी निकालना है कि क्या कहाँ क्या क्या रिस्क हो सकती है। दिस इज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। तो दो काम करने थे ऑडिटर को, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर जो हमने अभी पढ़ा, और दूसरा काम जो है वो है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। नाउ व्हाट इज फर्दर ऑडिट प्रोसीजर? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर मतलब होता है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर के अंदर दो चीजें होती है, एक टेस्ट ऑफ कंट्रोल और एक टेस्ट ऑफ डिटेल, ठीक है, जिसे हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर के नाम से बोलते हैं। अब व्हाट इज टेस्ट ऑफ कंट्रोल? इसके तो नाम में लिखा हुआ है यार, इसके नाम में लिखा हुआ है टेस्ट ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल का टेस्ट करना, यानी एंटिटी के अंदर जो इंटरनल कंट्रोल ऑलरेडी लगाए गए हैं हम उसका टेस्ट कर रहे हैं कि वेदर कंट्रोल एग्जिस्ट और नॉट, कंट्रोल है या नहीं, एंटिटी के अंदर वो कंट्रोल है या नहीं, और एंटिटी के अंदर जो कंट्रोल है वेदर दे आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होता है, ऐसे ऑडिट प्रोसीजर्स जो हम करते हैं परफॉर्म टू इवेल्युएट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, ये देखने के लिए कि जो एंटिटी में इंटरनल कंट्रोल है वो इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अच्छा, इफ कैसे देखेंगे, यानी कि अगर ऐसा कंट्रोल है जो गड़बड़ होने से रोकता है तो वो रोक पा रहा है या नहीं पा रहा है, इट इज एबल टू प्रिवेंट फ्रॉड्स एंड एरर और नॉट। कोई ऐसा कंट्रोल लगा रखा है ताकि कोई गलती हो तो पकड़ाई में आ जाए, तो वो पकड़ पा रहा है या नहीं, और कोई ऐसा कंट्रोल लगा रखा है जिससे सारी गलतियां सुधार दी जाए तो वो करेक्ट कर पा रहा है या नहीं। वापिस से समझते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल मतलब ऑडिट प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल मतलब ऑडिट प्रोसीजर टू इवेल्युएट ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल इन प्रिवेंटिंग, डिटेक्टिंग, करेक्टिंग मटेरियल मिस स्टेटमेंट एट द असर्शन लेवल। ओहो, भारी भारी शब्द आते जा रहे हैं यार। यस, ऐसे ही भारी भारी शब्द आएंगे और इन्हीं भारी भारी शब्दों को हमें जो है आंसर में यूज करना है। मटेरियल मिस स्टेटमेंट को रोकने में, मटेरियल मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट करने में, मटेरियल मिस स्टेटमेंट को करेक्ट करने में हमारा कंट्रोल इफेक्टिव है या नहीं, ये पता करना ही टेस्ट ऑफ कंट्रोल है। मटेरियल मिस स्टेटमेंट मतलब कुछ इंपॉर्टेंट गड़बड़ी, एंड असर्शन लेवल अभी हमने जस्ट पढ़ाई है कि असर्शन मतलब होता है हर एक बात जो मैनेजमेंट डिक्लेयर कर रहा है या मैनेजमेंट हमसे कह रहा है, चाहे खुद कह रहा हो चाहे बैलेंस शीट और P&L के माध्यम से हमारे तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो। all the items in balance sheet and profit and loss account assert something, कुछ ना कुछ वो जरूर कहते हैं, और हमें एज ए ऑडिटर देखना है कि तुम जो कहते हो यानी बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ भी कहते हैं तो वो सही कह रहे हैं, एक्यूरेट कह रहे हैं, कंप्लीट कह रहे हैं या नहीं। चलिए, अब क्यों करना है एक ऑडिटर को टेस्ट ऑफ कंट्रोल, क्यों करना है? टाइम बच गया, ऑडिटर के पास बहुत वेस्ट है, फालतू बैठा है, क्या करें? नहीं, ऑडिटर टेस्ट ऑफ कंट्रोल जब परफॉर्म करता है जब उसको इंटरनल कंट्रोल पे रिलाय करना होता है, इंटरनल कंट्रोल पे रिलाय करना होता है। सीधी सी बात है यार, आज अगर एंटिटी के अंदर इंटरनल कंट्रोल लगा हुआ है और एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल जोरदार है, ऑब्वियस सी बात है उसको कम प्रोसीजर, कम मेहनत करनी पड़ेगी। उसको जब अपना वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कर रहा होगा, जब वो अपना रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कर रहा होगा उस वक्त वो इंटरनल कंट्रोल को समझेगा, और जब वो इंटरनल कंट्रोल को समझ के पाएगा कि इंटरनल कंट्रोल अच्छा है तो वो क्या कहेगा कि रिस्क कम है,
और रिस्क कम होगी तो डेफिनेटली उसका काम तो आसान होगा ही सही। ओके, सो ऑडिटर को जब इंटरनल कंट्रोल पे रिलाय करना होता है या जब उसको रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट असेस करना होता है, ऐसे समय पे वो क्या करता है, इंटरनल कंट्रोल का टेस्ट करता है, यानी टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। कभी कभी टेस्ट ऑफ कंट्रोल तब भी किया जाता है व्हेन सब्सटेंटिव प्रोसीजर अलोन इज नॉट सफिशिएंट, यानी कि फर्दर ऑडिट प्रोसीजर के अंदर दो चीजें पड़ी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर। अगर सब्सटेंटिव प्रोसीजर से हम लोगों को सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिल रहा है, कंट्रोल टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बट हो सकता है हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर से सेटिस्फाइड नहीं है तो हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी परफॉर्म करें। इसके अलावा हमें इंटरनल कंट्रोल को समझना है, उस पर रिलाय करना है, उस पर भरोसा करना है, तब भी आपको इंटरनल कंट्रोल का टेस्ट करना पड़ेगा। प्लस आप जब रिस्क असेस करते हो तब भी आपको इंटरनल कंट्रोल को टेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 पॉइंट बन गए कि भाई टेस्ट ऑफ कंट्रोल कब परफॉर्म करना है, व्हेन यू वांट टू रिलाय, व्हेन ऑडिटर वांट टू रिलाय ऑन इंटरनल कंट्रोल, while assessing risk of material misstatement, and last is when substantive procedure alone is not sufficient. Okay, चलिए ठीक है। परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर, अब हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल करते हैं। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल में हम लोग जनरली क्या करते हैं, इंक्वायरी करेंगे। कैसे, क्या क्या कंट्रोल लगा रखे हैं, कंसिस्टेंटली लगा रखे नहीं लगा रखे हैं। एक दिन तो जोश में होते हैं तो सब बढ़िया चेक करके जाते हैं, दूसरे दिन सैटरडे है, संडे आने वाला है, सैटरडे को भी काम करने का मन नहीं है तो कंट्रोल का बैंड बजा देते हैं। तो कंट्रोल अप्लाई हुए हुए हैं, किस तरीके से हुए हुए हैं, वो कंट्रोल कंसिस्टेंटली अप्लाई हुए हुए हैं, यानी लगातार वो कंट्रोल काम में आता है और वो कंट्रोल जो है इफेक्टिव है, और किस तरीके से या कौन रिस्पॉन्सिबल है वो कंट्रोल लगाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल एंट्री गेट पर आने के लिए वॉचमैन लगाते हैं, तो वॉचमैन इज रिस्पॉन्सिबल कि हमारी कंपनी में जो भी आए या जाए वो एंट्री करके जाए रजिस्टर में। अगर ऐसा नहीं होता है तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन विल बी वॉचमैन की भाई तेने ऐसा क्यों नहीं किया, उनकी एंट्री क्यों नहीं की। ठीक है, तो ये कैसे लगाया जाता है और किसके द्वारा लगाया जाता है। जब हम एक कंट्रोल को चेक कर रहे होते हैं ना, तब हो सकता है वो कंट्रोल किसी और पे डिपेंड हो, किसी दूसरे कंट्रोल पे इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हो। तो हो सकता है कि एक कंट्रोल को चेक करते वक्त दूसरा कंट्रोल ऑटोमेटिकली चेक हो जाए। एक कंट्रोल को चेक करते वक्त तो हो सकता है दूसरा कंट्रोल ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, चेक हो जाए। तो ये भी हमको ध्यान रखना है। अब टेस्ट ऑफ कंट्रोल करते वक्त आप ये देखिए, एक एंटिटी के अंदर ऐसा तो है नहीं कि एक या दो कंट्रोल लगा रखे होंगे। आज वॉचमैन भी है, कैमरा भी है। अच्छा, कोई ट्रांजैक्शन होता है तो दो लोग उसको वेरीफाई कर रहे हैं, तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज भी है। फिर उसके बाद कैश इशू करने में, कैश पेमेंट करने में कंट्रोल लगा रखे होंगे, परचेज करने में कंट्रोल लगा रखे होंगे, सेल्स करने में कंट्रोल लगा रखे होंगे, स्टॉक मेंटेनेंस में कंट्रोल लगा रखे होंगे, जमाने भर के कंट्रोल जो है एंटिटी में लगा रहे होंगे। तो हमको ये देखना है कि ये कंट्रोल जो है वो कितना फ्रीक्वेंट है, कितनी बार काम में आता है, हम लोग उस पर कितना हद तक डिपेंड होना चाह रहे हैं। मतलब अगर आप कोई चीज़ पूरा इंटरनल कंट्रोल के बेसिस पे जस्टिफिकेशन लेना चाहते हो कि यार इंटरनल कंट्रोल अगर अच्छा है तो यहाँ कोई गड़बड़ नहीं होगी, ऐसा आप सोचते हो, तो फिर तो आपको वो इंटरनल कंट्रोल को चेक करना ही करना है। और वो इंटरनल कंट्रोल, अब यहाँ एंटिटी में n नंबर ऑफ इंटरनल कंट्रोल है, बट हो सकता है कि ये सारे इंटरनल कंट्रोल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो, आपके लिए रेलेवेंट नहीं हो। ठीक है, तो हमको इनमें से वो वाला इंटरनल कंट्रोल्स छांटने हैं जो हमारे लिए रेलेवेंट है या जो जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, और उनमें से भी हम वो ही इंटरनल कंट्रोल चूज करेंगे जिन पर हम रिलाय करना चाह रहे हैं। वो ही इंटरनल कंट्रोल का मैं टेस्ट करूंगी ना जिन इंटरनल कंट्रोल पे मैं भरोसा करने की सोच रही हूँ, और उस पे भी हम देख लेंगे कि वो इंटरनल कंट्रोल कितनी बार काम में आ रहा है। अगर वो कंट्रोल काम में नहीं आता है या एक आधी बार आ रहा है तो बात ही अलग, और वो अगर फ्रीक्वेंटली काम में आता है तो डेफिनेटली हम उसको चेक करेंगे। तो ये कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें हमें कंसिडर करना होता है अगर आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म कर रहे हो तो। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। हमने यहाँ पर टेस्ट ऑफ कंट्रोल पढ़ा है, सॉरी यस,
हाँ, यहाँ पर हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल पढ़ा है। अभी अभी हमने क्या पढ़ा है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल पढ़ा है, यानी कि इंटरनल कंट्रोल की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को चेक करना, ये हमने पढ़ा है। उसको चेक कैसे करना है, यानी चेक करते वक्त हम इंक्वायरी करेंगे कौन करता है, कब कब काम में आता है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये सब चीज़ें। और साथ ही इंटरनल कंट्रोल का टेस्ट करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि वो कंट्रोल कितना रेलेवेंट है हमारे लिए, वो कंट्रोल पे हम कितने हद तक रिलाय करना चाहते हैं, भरोसा करना चाहते हैं, और वो कंट्रोल कितना फ्रीक्वेंटली ऑपरेट होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा टॉपिक है यूजिंग ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इन प्रीवियस ऑडिट। पुरानी ऑडिट में अगर आपने कोई ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड किया है तो उसको आपको काम में लेना है या नहीं लेना है। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, पुराने अगर आपने पास कोई एविडेंस है, आप सबसे पहले ये देखो कि वो अभी रेलेवेंट है या नहीं। प्लस हो सकता है कि वो चीज़ें अभी सेट ऑफ हो चुकी है या तब से अब में सर्कमस्टांसेस में चेंज आ चुका है। तो कुछ चीज़ें हमें कंसिडर करनी पड़ेगी अगर हम पुराना ऑडिट एविडेंस यूज़ करना चाहते हैं तो। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि एंटिटी में और क्या क्या इंटरनल कंट्रोल्स हैं, एंटिटी की मॉनिटरिंग कैसी है, एंटिटी में रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कैसा है। अगर पहले से अब में कुछ बदलाव आ गए हैं तो पहले के ऑडिट एविडेंस तो आपके काम आएंगे ही नहीं। फिर जिस कंट्रोल के बारे में हम एविडेंस यूज करना चाहते हैं उस कंट्रोल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। एक तो वो कंट्रोल चेंजिंग है, बार बार वो कंट्रोल अपडेट होता जाता है, चेंज होता जाता है, तो हो सकता है पुराना एविडेंस अब आउटडेटेड हो गया हो। प्लस आपके यहाँ पर उस कंट्रोल के अलावा एक जनरल आईटी कंट्रोल भी होगा, एक ओवरऑल जनरल कंट्रोल। अगर वो पर्टिकुलर कंट्रोल कमजोर है लेकिन जो आपके यहाँ पे जनरल कंट्रोल लगे हुए हैं वो इफेक्टिव है, तो हो सकता है आप ये मान लो कि वो कंट्रोल भी ठीक है, मतलब सेट ऑफ हो गया, ठीक है। उसके अलावा कंट्रोल कितना इफेक्टिव है और सर्कमस्टांसेस में चेंज आने की वजह से कोई बदलाव है, या हम कंट्रोल पे एक्चुअल में कितना भरोसा करना चाहते हैं। प्रीवियस ऑडिट में मैंने जो एविडेंस ऑब्टेन किया था जिस कंट्रोल के बारे में, उस कंट्रोल पे तो मुझे अभी रिलाई नहीं करना है, उस कंट्रोल पे तो मैं वर्क ही नहीं कर रही, या मैं उतना अभी उस पर भरोसा ही करने की नहीं सोच रही, तो पुराना एविडेंस का यूज नहीं है। एंड सिग्निफिकेंट चेंज इन कंट्रोल, पुराने से अब में बदलाव क्या क्या आए हैं। ये है कि अगर आप बेसिक है, बहुत बेसिक चीज़ है, अगर आप प्रीवियस ऑडिट के एविडेंस यूज करते हो इसमें तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि वो अब रेलेवेंट है या नहीं है, दैट्स इट। अब सपोज ऑडिटर चेकिंग कर रहा है, ऑडिटर चेक करते वक्त अगर उसको कोई जो है वो मिल जाता है डेफिशिएंसी इन कंट्रोल, ओहो, इंटरनल कंट्रोल में अगर उसको कोई लूप होल दिख जाता है, उसको कोई गड़बड़ दिख जाती है, कोई झमेला दिख जाता है कि यार कंट्रोल में यहाँ गड़बड़ है, कंट्रोल में यहाँ कमी है, इसका मतलब ये इशारा है कि यहाँ कोई मिस स्टेटमेंट हो सकता है। क्योंकि गलती करने वाला या फ्रॉड करने वाला तो इंतजार में ही बैठा रहता है कि मुझे कुछ लूप होल मिले, मुझे सिस्टम में कुछ गड़बड़ मिले और मैं उस सिस्टम की वाट लगा। तो यानी ऑडिटर अगर सिस्टम में कोई लूप होल पता करता है, कोई डेफिशिएंसी डिटेक्ट करता है जो इम्पोर्टेंट मटेरियल है, सिग्निफिकेंट है, तो इसका मतलब ये इशारा है ऑडिटर को कि यहाँ पर मिस स्टेटमेंट हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही व्हेन डेविएशन फ्रॉम कंट्रोल आर डिटेक्टेड बाय, अरे कोई कंट्रोल लगा रखा था, यहाँ वॉचमैन खड़ा रहता है, यहाँ बायोमेट्रिक से जो है एंट्री होती है, और हमारे ऑडिटर भाई साहब को पता चला कि लोग इतने शातिर हैं कि अपने अंगूठे को कोई ना कोई जुगाड़ से उस बायोमेट्रिक्स पे लगा लेते हैं या किसी भी तरीके से एंट्री ले लेते हैं अनऑथोराइज तरीके से, या एग्जिट ले लेते हैं अनऑथोराइज तरीके से। भाई अंदर तो आप आ गए लेकिन बाहर जाने पर आप जुगाड़ कर लेते हो, आप एंट्री करे बिना जाकर आ जाते हो। अगर कोई भी कंट्रोल में कोई लूप होल अगर पता चलता है किसको, ऑडिटर को, तो बेसिकली ये चीज आपको देखनी पड़ेगी कि अब आपको उस कंट्रोल पे रिलाय होना है या नहीं है, ठीक है। और क्या आपको एडिशनल टेस्ट करने पड़ेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल वॉचमैन तो यहाँ नहीं पकड़ता, लेकिन एक बार आप बाहर जाकर वापस अंदर आते हो, अगर सपोज
अगर आप एंटिटी के गेट से एक बार बाहर जाकर वापस अंदर आते हो, ठीक है, तो आपका जो ऑफिस का डोर है वो लॉक होएगा जैसे आप बाहर जाओगे, और जब आप वापस अंदर आके बायोमेट्रिक पे एंट्री करोगे तभी वो डोर जो है ओपन होएगा ऑफिस का। तो इसका मतलब माना कि यहाँ वॉचमैन वाला कंट्रोल कमजोर पड़ गया, लेकिन जो दूसरा कंट्रोल था वो इफेक्टिव निकल गया, तो काम चल जाएगा हमारा। तो हो सकता है कि हम कुछ एडिशनल टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी कोशिश करें करने की। एंड लास्ट, वेदर पोटेंशियल रिस्क ऑफ माई स्टेटमेंट टू बी एड्रेस यूजिंग सब्सटेंटिव प्रोसीजर। और वो ये सोच रहा है कि कहीं ऐसा पॉसिबल है क्या कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल में गड़बड़ है, बट मैं अगर डिटेल में चेक करूँ तो शायद मुझे एक ऑडिट एविडेंस मिल जाए कि हाँ यहाँ सब कुछ सही है। तो ये तीन चीज़ें हमको कंसिडर कब करनी पड़ेगी, जब ऑडिटर कंट्रोल में कोई कमी निकालता है तो ऑडिटर सोचेगा कि उस पर रिलाय करूँ या नहीं करूँ, है ना। और अगर मेरे को कुछ एडिशनल टेस्ट करने की ज़रूरत तो नहीं है, या फिर मैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म कर लूँ। बहुत बार नाम आ गया ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, आखिर ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर है कहीं भाई। सब्सटेंटिव प्रोसीजर इज बेसिकली कि आपको गड़बड़ ढूंढनी है टू डिटेक्ट मटेरियल स्टेटमेंट एट असर्शन लेवल। आप ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करो, डिटेल में जाके चीजें चेक करो ताकि आपको असर्शन लेवल पे गलतियां पता लग जाए। अब एक बार पहले चार्ट पढ़ा था उसको वापस रिकॉल करते हैं। ऑडिट प्रोसीजर दो तरीके के होते हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड अदर प्रोसीजर। इस चार्ट के साथ हमारे आज का जितना पढ़ा है वो रिवाइज भी हो जाएगा, और हमारे जो आज का लेक्चर है उसका एंड टॉपिक भी हो जाएगा। तो ऑडिट प्रोसीजर हो गया, एक तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और एक अदर ऑडिट प्रोसीजर। हमने शुरुआत में ही रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर पढ़ा कि हम लोग एंटिटी को समझें, एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल को समझें, एंटिटी के एनवायरनमेंट को समझें, ताकि हम रिस्क डिटेक्ट कर सके और रिस्क जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज वेल एज असर्शन लेवल पे डिटेक्ट कर सके। ठीक है साहब। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करने के अलावा एक आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी करना है, जो अभी अभी हमने पढ़ा है, बिल्कुल लेटेस्ट ताजा। टेस्ट ऑफ कंट्रोल मतलब इंटरनल कंट्रोल इज ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और नॉट, ये चीज चेक करना है इस टेस्ट ऑफ कंट्रोल। और जो तीसरी चीज अभी हमको शुरू करनी ही है, दैट इज सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सब्सटेंटिव प्रोसीजर इज बेसिकली डिटेल में चेक करना या एनालिटिकल प्रोसीजर लगा के चेक करना। डिटेल में चेक करना जैसे वाउचिंग, वेरिफिकेशन, एक एक खर्चा निकाल के चेक कर लिया, परचेज चेक कर लिया, सेल चेक कर लिया, दैट इज टेस्ट ऑफ डिटेल। एंड एनालिटिकल प्रोसीजर यानी रेशियोज वगैरह या कुछ एनालिसिस करके आप चेकिंग कर रहे हो। तो बेसिकली एनालिटिकल प्रोसीजर्स एंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स जो हमारे सब्सटेंटिव प्रोसीजर हैं, ये हमारे अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने लिमिटेड कंटेंट ही पढ़ा है, बट कम इसलिए पढ़ा है क्योंकि बहुत सारी टर्म्स आपके लिए नई थी, तो वो टर्म्स आप फैमिलियर हो जाओ और कोशिश करो कि वो टर्म्स आप आंसर में यूज करने के लिए हैबिचुअल हो जाओ। तो एक बार इसको अच्छे से रीड अपने को बिल्कुल करना ही है। रीड मतलब ये होता है कि अगर आप कोई लाइन पढ़ रहे हो तो उसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए। ऐसा ना हो कि बस आपने रीड करके छोड़ दिया कि हाँ, उसका इंटरप्रिटेशन होना बहुत जरूरी है हमारे दिमाग में, तभी हम वो चीजें जो है हमारे आंसर्स में यूज कर पाएंगे। सो हमारा अगले लेक्चर का टॉपिक है डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग सब्सटेंटिव प्रोसीजर। आज के लिए बहुत है, और अब जरूरत है आप लोगों को एक छोटे से ब्रेक की, तो जाओ ऐश करो, एक छोटा सा ब्रेक लो। और हमेशा की तरह इतने शाणे मुणे बच्चे हो के मुझको सुना आपने पेशेंट लिसनिंग के लिए, बहुत पेशेंट नहीं, पेशेंस जो आपने पेशेंटली मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टाटा, सिया।